नमस्कार दोस्तों। काफ़ी दिन के बाद लौटा हूँ और होप सो आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं एक्चुअली किसी लीव पे चला गया था। रोटेशनल मैकेनिक्स का पहला पार्ट बनाकर मैं तब से वेट कर रहा हूँ कब घर लौटूंगा, कब वापस आऊंगा और कब मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगा। रोटेशनल मैकेनिक्स का सेकंड पार्ट हमारा बाकी था। पहले पार्ट में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे कैलकुलेट करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वहां से स्टार्ट किया था। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के उसके लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली क्या होता है। इनर्शिया क्या होता है कि इनर्शिया इज अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, एक टेंडेंसी होती है जो रोटेशनल मोशन को रेजिस्ट करती है। ठीक है। और इसका जो बेसिक मेजरमेंट होता है, कभी भी रोटेशनल मोशन होगा तो हमारे पास एक पैरामीटर हमेशा रहेगा जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जब मेरे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस जो होता है मास का, अगर मैं एक पॉइंट मास सिस्टम को लूं जहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया की स्टार्टिंग होती है पॉइंट मास सिस्टम से, तो पॉइंट मास सिस्टम लूं, एम मास अगर आर डिस्टेंस पे है तो एम आर स्क्वायर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी कि ना कि सिर्फ मास पे डिपेंड करता है ये, डिस्टेंस आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, आर पे भी डिपेंड करता है। आर जितना ज्यादा होगा यानी कि मास जितना ज्यादा दूर होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा उतना बढ़ता जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ने का मतलब यह है कि मेरा रोटेशनल मोशन के अगेंस्ट जो एक अगेंस्ट जो एक रेजिस्टेंस होता है वो मेरा बढ़ता जाएगा, मास इजिली रोटेट नहीं करेगा। ठीक है। एक बहुत ही लाइव एग्जांपल, अगर आपने कभी किया होगा, कभी किसी रोप से हैंग करके आपने खुद को रोटेट किया होगा और फिर फ्रीली छोड़ा होगा, तो आप देखोगे जब आप वापस रिवर्स रोटेट होते हो एकदम फ्रीली, जैसे ही आप अपने लेग्स को वाइड ओपन करते हो आपकी स्पीड बिल्कुल कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से अवे चला जाता है। अवे जाते ही मेरा रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाता है। ठीक है। जैसे ही आप वापस लेग्स को क्लोज करते हो बिल्कुल एक्सिस के पास आ जाते हो, पूरी बॉडी का मास एक्सिस के लगभग लगभग नियर में आ जाता है, जितना नियर हो सकता है। आप देखोगे आपका रोटेशन की स्पीड बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि जो रोटेशनल मोशन है उसमें जो रेजिस्टेंस पार्ट है जिसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, उसमें आर की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। आर की वैल्यू कम होने का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा कम हो जाना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होने का मतलब है कि रोटेशन की अगेंस्ट जो मेरा रेजिस्टेंस था वो मेरा फिनिश हो गया। तो फिनिश होते ही मेरी एकदम से रोटेशनल स्पीड बढ़ जाएगी। और ये इतना प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि हम सब ने ये चीज फील की होगी। हम सब ने कभी ना कभी हैंग किया होगा किसी रोप से, और कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि हमने जो है अपने आप को रोटेट किया होगा, फिर फ्रीली छोड़ा होगा, फिर फुल स्पीड से हम लोग रोटेट किए होंगे रिवर्स डायरेक्शन में, और हमने लेग्स ओपन किया होगा, क्लोज किया होगा, स्पीड गेन किया होगा। हमने ये सब चीजें फील की हैं। तो इससे अच्छा एग्जांपल नहीं हो सकता मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने के लिए। ठीक है। उसके बाद जो है हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने का तरीका सीखा था। ठीक है। अब रोटेशनल मैकेनिक्स में आगे बढ़ते हैं। रोटेशनल मैकेनिक्स में आप ये समझ लो कि मास का सब्स्टिट्यूट आपने पढ़ लिया, वो था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैंने पहले भी बताया था कि मास जो है इट इज एज गुड एज इनर्शिया इन लीनियर मोशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो रोटेशनल मोशन में समझ लो कि मास का रोल प्ले करता है। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करना सीखा। अब आते हैं इसके डायनेमिक्स पार्ट में, रोटेशनल मैकेनिक्स के डायनेमिक्स पार्ट में। ठीक है। डायनेमिक्स पार्ट में देखो ऐसा है कि रोटेशनल मैकेनिक्स थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। ट्रिकी क्यों हो जाता है? बहुत सारे बच्चों को टफ लगता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इसको छोड़कर स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। स्किप करने जैसा कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है, नो डाउट कॉन्सेप्चुअल है। स्पेशली मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बहुत ही मुझे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है। और हमें क्या होता है ना कि हमें हमेशा लीनियर मोशन की आदत पड़ी हुई है। हम बचपन से टाइम स्पीड डिस्टेंस में पढ़ते हैं लीनियर मोशन को। हम 9th क्लास में 10th क्लास में हम लीनियर मोशन ही पढ़ते आए अभी तक, रोटेशन में कभी गए ही नहीं। सर्कुलर मोशन थोड़ा सा इंट्रो होता है हाई स्कूल में जाके, और अब जाकर हम रोटेशन में इंटर किए हैं। तो जैसे ही वी यू एस और टी की बात आती है हमें इजिली समझ में आता है, जैसे ही ओमेगा की बात आती है हमें समझ में आना थोड़ा मुश्किल होने लगता है। और फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर किसी की नॉलेज चेक करनी है ना, तो मैकेनिक्स की अंडरस्टैंडिंग चेक करनी है, तो रोटेशनल मैकेनिक्स में उससे क्वेश्चन पूछने लगो, उसकी सारी मैकेनिक्स की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। नॉर्मल मैकेनिक्स तो कोई भी कर लेता है, रोटेशनल मैकेनिक्स थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी, मैं बस यही कहूंगा कि एक स्टेप अहेड है। तो एक स्टेप अहेड होने की वजह से इसमें थोड़ा सा आपको टाइम ज्यादा देना चाहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा करना चाहिए, ताकि आपकी क्लैरिटी आए चीजों में। ठीक है। तो आते हैं रोटेशनल मैकेनिक्स में। सबसे पहले तो इक्विवेलेंस में आते हैं कि मेरा लीनियर में, इतने दिन में देखो ये भी सूख गया, लगता है नया ही ओपन करना पड़ेगा। लीनियर में और रोटेशन में
कौन सी चीज किसके इक्विवेलेंट होती है, यानी कि अगर मैं लीनियर में डिस्टेंस की बात करूं, रोटेशन में क्या हो जाता है, थीटा। ये लीनियर में जो डिस्टेंस है एस, रोटेशन में हो जाता है थीटा। और इन दोनों में जो रिलेशन होता है वो आर से होता है, थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, ठीक है, और एस इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। तो इनकी रिश्तेदारी कैसे होती है भाई, एस का इक्विवेलेंट जो भाई है इधर वो थीटा है, एस का भाई थीटा। वेलोसिटी का भाई क्या होता है, सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी। यू का भाई क्या है, यू का भाई है यहां पे ओमेगा नॉट, ठीक है, हम इसको ओमेगा नॉट बोलते हैं। वी का भाई क्या है, वी का भाई ओमेगा, ठीक है। एक्सेलरेशन का रिश्तेदार कौन है भाई इधर, एक्सेलरेशन का रिश्तेदार जो होता है उसको हम एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं, और वो होता है अल्फा, ठीक है। इन सभी में लगभग लगभग सेम रिलेशन है, एस इज इक्वल टू आर थीटा, यू इज इक्वल टू आर ओमेगा नॉट, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है, और ए इज इक्वल टू आर अल्फा। ये भी काम नहीं करता भाई, ये भी सूख गया है, मुझे लगता है कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। चलो होल्ड करके आता हूं, ठीक है। तो इतना तो मेरा रिलेशन हो गया, जो मेरा मेन रिलेशन है, ठीक है। तो इससे हम क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं, जो मेरा सबसे बेसिक जो इक्वेशंस होते थे लीनियर मोशन में, उसको हम कन्वर्ट करते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो रोटेशन में क्या हो जाएगा, यही चीज, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। टी दोनों में सेम रहेगा, ऑब्वियसली टाइम को आप रोटेशन हो चाहे वो टाइम, तो टाइम ही रहेगा, टाइम में तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा क्या था, v का भाई था, ओमेगा नॉट क्या था, u का भाई था, अल्फा क्या था, a का भाई था, और t से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी की जगह पे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ठीक है। और अगर देखा जाए तो मैं r से सिंपली r से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं पूरे के पूरे इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकता हूं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो r से अगर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं इस इक्वेशन को कन्वर्ट भी कर सकता हूं। फिलहाल हम इक्वेशन पढ़ते हैं डायरेक्टली। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अगला इक्वेशन है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं, एस की जगह पे मैं थीटा लिख सकता हूं, यूटी की जगह पे ओमेगा नॉट टी लिख सकता हूं प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा सेकंड इक्वेशन हो गया। थर्ड इक्वेशन था वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, v की जगह पे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस टू अल्फा एस की जगह पे थीटा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को देखा जाए तो मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, आप बस आपको ये पता होना चाहिए कि s को मैं थीटा लिख सकता हूं, u को मैं ओमेगा नॉट लिख सकता हूं, v को मैं ओमेगा लिख सकता हूं, a को मैं अल्फा लिख सकता हूं। और सिर्फ इतना पता होने से आप इस लीनियर वाले इक्वेशन को रोटेशन में आप बड़े इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें कोई बहुत चैलेंज नहीं है, इस पे बेस्ड आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वैसे भी याद हो जाएगा। और अगर आपको नहीं भी याद होता, कोई कंफ्यूजन होता है, तो गो फॉर द ओरिजिनल इक्वेशन, आप ओरिजिनल इक्वेशन को याद करो। ये तो आपको वैसे भी अब तक फिंगर टिप पे आ चुका होगा, आपको बस इसमें कन्वर्ट करना है कि इसके इक्विवेलेंट दूसरा क्या रखना है रोटेशन में, ठीक है। तो ये मेरा यहां तक हो गया। अब आते हैं दूसरे पार्ट में, डायनेमिक्स पार्ट में आते हैं। ये मेरा काइनेमेटिक्स तक का पार्ट था, रोटेशनल काइनेमेटिक्स। अब आते हैं डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में क्या है कि जो मेरा फोर्स होता है लीनियर में, जो काम मेरा फोर्स करता है वो काम रोटेशन में टॉर्क करता है, और टॉर्क को हम क्या बोलते हैं, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बोलते हैं टाउ। क्या बोलते हैं, टाउ, हरियाणा वाला ताऊ नहीं, तो को टा बोल दो, हरियाणा वाला टाउ, ठीक है, टाउ। तो रोटेशन में वो चीज होती है टाउ। टाउ बेसिकली फोर्स का ही मूवमेंट होता है, फोर्स इनटू आर, लगभग लगभग वही रिलेशन, फोर्स इनटू आर। यानी कि आप जहां पे फोर्स लगा रहे हो, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फोर्स इनटू आर इतना सिंपल नहीं है। बेसिकली फोर्स, ये दोनों के दोनों क्वांटिटीज जो होंगी वो मेरी वेक्टर क्वांटिटी होंगी, तो हम इसको वेक्टर की तरह डील करेंगे। अभी हम इसको बात करते हैं, ठीक है। लीनियर में जो मेरा मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम, ठीक है,
P इज इक्वल टू mv। रोटेशन में यही चीज होता है रोटेशनल मोमेंटम। ठीक है, रोटेशनल मोमेंटम होता है, इसको हम दिखाते हैं L से। ठीक है, रोटेशनल मोमेंटम, और m की जगह पे I हो जाएगा और v की जगह पे ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, ये शायद मैंने बताना भूल गया, लीनियर में जो रोल मास प्ले करता है, रोटेशन में वही रोल इनर्शिया प्ले करती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको बोलते हैं। इनर्शिया पे ऑलरेडी एक चैप्टर हो चुका है, इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आप जाकर रिव्यू कर लेना, मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और आप 100% इसको रिव्यू कर लेना। अगर आपको अगला चैप्टर समझना है तो आप पहले इनर्शिया का चैप्टर अच्छे से देख लो। ठीक है, आते हैं हम लोग रोटेशन में, और रोटेशन में किस पे आते हैं हम लोग, टॉर्क पे आते हैं। टॉर्क कैसे काम करता है? लीनियर मोशन में जो वेरिएशन क्रिएट करता है वेलोसिटी में वो होता है फोर्स। फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन लगता है और एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी मेरी चेंज होती है। रोटेशन में बेसिकली अगर कोई चीज रुकी हुई है तो तब तक रुकी रहेगी जब तक उस पर कोई मूवमेंट नहीं लगता, सॉरी आई मीन टॉर्क नहीं लगता। ठीक है, तो टॉर्क क्या होता है, रोटेशनल मोशन को क्रिएट करता है। ठीक है, तो रोटेशनल मोशन में क्या होता है कि अगर मेरा कोई बॉडी है, इसको एक पॉइंट पे मैं पिवट कर देता हूं। पिवट करने का मतलब है कि इस पॉइंट के अबाउट ये घूम तो सकती है लेकिन लीनियर जो है ये मूव नहीं कर सकती। ठीक है, इसके बाद मैं इस पे कोई फोर्स लगाता हूं, भाई फोर्स हो गया ये मेरा डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, मतलब ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, और मैं फोर्स लगाता हूं F। ठीक है, इस पॉइंट पे लगाता हूं, मान लो इस पॉइंट पे मैंने फोर्स लगाया F। तो अब क्या है कि ये फोर्स जो है ये बेसिकली इसको लीनियर मूव नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी एक पॉइंट पे पिवट है, तो ये बॉडी मेरी रोटेट हो सकती है लेकिन लीनियर नहीं मूव कर सकती। तो ये फोर्स क्या करेगा, इसको रोटेशन क्रिएट करेगा। वो रोटेशन को जो हम लोग मेजर करते हैं कि उस रोटेशन को जो एक फैक्टर जो रोटेट करता है उसको हम बोलते हैं टॉर्क। और टॉर्क को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टॉर्क होता है बेसिकली R क्रॉस F। ठीक है, R क्या है, इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उसको हम R बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं इन दोनों के डायरेक्शन की बात करूं, ये R का डायरेक्शन ये हुआ, F का डायरेक्शन ये हुआ, तो बेसिकली क्या है, इन दोनों के डायरेक्शन के बीच में एंगल देखें, F का डायरेक्शन ये हुआ, R का डायरेक्शन ये हुआ, इसके बीच में एंगल थीटा है। तो R क्रॉस F को मैं लिख सकता हूं R इंटू एफ इंटू साइन थीटा, मैग्नीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से। R इंटू एफ इंटू साइन थीटा क्या हो गया, मैं F साइन थीटा करूं, ये F है मेरा, F का साइन थीटा कंपोनेंट मतलब इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, R के ठीक परपेंडिकुलर, और F का जो ये कंपोनेंट होगा इसको बोलेंगे F कॉस थीटा। ठीक है, तो F साइन थीटा का मतलब क्या हो गया, R इंटू एफ परपेंडिकुलर। ये एक मेरे पास नया फॉर्मूला आ गया, यानी कि सिर्फ फोर्स नहीं चाहिए मेरे को, फोर्स भी होना चाहिए, फोर्स का परपेंडिकुलर वाला जो मेरा R के ठीक जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होगा वो रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो F साइन थीटा को मैं F परपेंडिकुलर लिख सकता हूं। इसी तरह से मैं F को एक तरफ कर दूं, R साइन थीटा कर देता हूं। R साइन थीटा क्या होगा भाई, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा होगा, तो मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं, तो ये थीटा है, ये भी थीटा होगा, तो ये हो जाएगा R साइन थीटा। यानी कि ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा F की लाइन पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उसको हम R साइन थीटा लिख सकते हैं, यानी कि F इंटू R परपेंडिकुलर। ये मेरा दूसरा फॉर्मूला हो गया। तो टॉर्क का जो पहला फॉर्मूला है वो R क्रॉस F है, मेन फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला है ये वाला, तीसरा फॉर्मूला है ये वाला, और चौथा फॉर्मूला है टॉर्क का ये वाला। मेरे पास बेसिकली चार फॉर्मूला आ गए। सबसे पहले तो मेरा वेक्टर फॉर्मूला R क्रॉस F। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला जो हो गया मेरा R इंटू एफ इंटू साइन थीटा हो गया, R इंटू एफ परपेंडिकुलर हो गया, F इंटू आर परपेंडिकुलर हो गया। यानी कि फोर्स पे R परपेंडिकुलर ले सकते हैं या R पे F परपेंडिकुलर ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी अगर हमको फैक्टर पता है तो R इंटू एफ परपेंडिकुलर कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज आते हैं कि भाई अगर ये फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन पे किसी पॉइंट पे लगे तो क्या रोटेशन क्रिएट करेगा, क्या हो जाएगा मेरा बेसिकली टॉर्क क्या हो जाएगा,
आर क्रॉस एफ मीन्स आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा। अगर मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही फोर्स लग गया, यहां पे ही फोर्स लग गया, तो मेरा क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू मेरी जीरो हो जाएगी। आर की वैल्यू नहीं, आर परपेंडिकुलर की वैल्यू, आर की वैल्यू तो जीरो होगी ऑब्वियसली, आर परपेंडिकुलर की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इन दैट केस मेरा टॉर्क हो जाएगा जीरो। ठीक है, व्हेन एफ इज एट एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो मेरा टॉर्क की वैल्यू जीरो हो जाएगी। सेकेंड पार्ट क्या है कि अगर मेरा और किस केस में मेरा रोटेशन मेरा नहीं होगा, क्या फोर्स अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलावा किसी भी पॉइंट पे लगेगा तो क्या मेरा रोटेशन 100% होगा? जरूरी है कि रोटेशन है? सोचो सोचो, कुछ क्रिएटिव सोचो कि मतलब कि ऐसा कौन सा सिचुएशन होगा जब मेरा फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी नहीं लग रहा है, उसके बाद भी मेरा रोटेशन नहीं क्रिएट हो रहा है, ऐसा कौन सा सिचुएशन होगा? बहुत इजी है, कोई खास टफ नहीं है, जल्दी जवाब दो। इन केस अगर मेरा इसी पॉइंट पे लग रहा है लेकिन आर के डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स, यानी कि ये मेरा बॉडी हो गया और मैंने फोर्स इधर लगा दिया इस पॉइंट पे, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के आई मीन से जो ये पॉइंट का डिस्टेंस होगा इसी डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगा दिया, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आर और एफ के बीच में एंगल जो हो जाएगा, थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी। थीटा की वैल्यू जीरो होने का मतलब है साइन थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो उस केस में भी मेरा टॉर्क जीरो हो जाएगा। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है, ये इस टाइप के क्वेश्चन, रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन आते हैं, ये अक्सर ट्रू फॉल्स में आते हैं, या फिर आई मीन वो जो स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट बी वाले पार्ट में आते हैं, जिसमें दो स्टेटमेंट होते हैं, आर्गुमेंट दिए होते हैं। ठीक है, और इसमें ये क्वेश्चन होता है कि आर्गुमेंट ए जो है, आर्गुमेंट बी जो है आर्गुमेंट ए का सही एक्सप्लेनेशन है, काइंड ऑफ इस टाइप के क्वेश्चन उसमें आते हैं कि भाई फोर्स अगर मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन पे नहीं लग रहा है तो इसका मतलब रोटेशन होगा 100%, या फिर ऐसा भी कोई केस हो सकता है कि रोटेशन नहीं होगा। तो एक केस ऐसा है जब रोटेशन नहीं होगा, वो रोटेशन कब नहीं होगा, जब मेरा फोर्स बिल्कुल बिल्कुल आर के डायरेक्शन में हो जाए, यानी कि थीटा की वैल्यू मेरी जीरो हो जाए। ठीक है, तो इन दैट केस भी टॉर्क जीरो हो गया। और सेकंड केस क्या हुआ कि भाई अगर मैं किसी चीज को पिवट करता हूं और मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही फोर्स लगा देता हूं, तो उस केस में भी मेरा रोटेशन नहीं होगा। तीसरा केस ये होगा कि मैं फोर्स ही नहीं लगाऊंगा तो रोटेशन नहीं होगा। तो एक तो वो केस है ही अपनी जगह पे। ठीक है, अब आते हैं। ठीक है, तो ये मेरा हो गया टॉर्क वाला पार्ट। और रोटेशनल मोमेंटम, रोटेशनल मोमेंटम क्या होता है? आ जाते हैं एंगुलर मोमेंटम में। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बेटा? कहीं भी जो है ना, जब हम लीनियर से हम रोटेशन में ट्रांसफर करते हैं तो रिश्तेदारी का मतलब होता है आर। ठीक है, आर स्टैंड्स फॉर रिश्तेदारी। ठीक है, तो आर का काम होता है रिश्तेदारी निभाना। आर कैसे रिश्तेदारी करता है? बिल्कुल थीटा को जब आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरा ऐसा आ जाता है, वी को सॉरी आर से ओमेगा मल्टीप्लाई कर देते हैं, मेरा वी आ जाता है। ठीक, टॉर्क क्या होता है मेरा? आर क्रॉस एफ होता है। ठीक है, तो हम बेसिकली आर क्या होता है, आर का काम क्या होता है? आर का काम होता है रिश्तेदारी निभाना, यानी कि लीनियर को कन्वर्ट करता है मेरा रोटेशन में। सेम तरीके से नहीं कन्वर्ट करता है। अगर आप जो मेरा काइनेमेटिक्स वाला पार्ट देखोगे तो मेरा रोटेशनल वाले पार्ट में, यानी कि थीटा में जब मैं आर मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा एस बनता है, ओमेगा में आर मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा वी बनता है, और अल्फा में जब मैं आर से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा लीनियर एक्सेलरेशन ए बनता है। ठीक है, और लेकिन टॉर्क के केस में, टॉर्क रोटेशनल पार्ट है, टॉर्क के केस में ऐसा नहीं है। टॉर्क के केस में एफ में जब मैं आर मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा रोटेशनल मोशन का जो रीजन है वो टॉर्क बनता है, यानी कि जैसे ही मैं डायनेमिक्स पार्ट में आ जाता हूं, आर मेरा कूद कर किधर आ जाता है भाई, लीनियर वाली तरफ आ जाता है। ठीक है,
तो लीनियर वाली तरफ आ जाता है, तो आर से जब मल्टीप्लाई करता हूं एफ को तो मेरा टॉर्क क्रिएट होता है। और जब मैं लीनियर सॉरी रोटेशनल मोमेंटम की बात करता हूं जिसको मैं दिखाता हूं एल से, तो इसकी भी रिश्तेदारी लगभग लगभग टॉर्क वाले कॉन्सेप्ट पे ही है। यानी कि आर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, आर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, आर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा पी से, यानी कि मेरा लीनियर मोमेंटम से। जब मैं लीनियर मोमेंटम से क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो मेरा मिलेगा एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एक इक्विवेलेंस हम देख सकते हैं कि मैं P को mv लिखता हूं। ठीक है, P को मैं mv लिखता हूं। m के इक्विवेलेंट रोटेशन में क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और P के इक्विवेलेंट रोटेशन में हो गया मेरा L यानी कि एंगुलर मोमेंटम, और V के इक्विवेलेंट मेरा क्या होता है रोटेशन में, ओमेगा। ठीक है, तो ये भी मेरा एक फॉर्मूला है आई ओमेगा। तो ये एक फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला मेरा बेसिक फॉर्मूला मेरा आर क्रॉस पी है। आर क्रॉस पी को मैं क्या लिख सकता हूं, आर क्रॉस पी को मैं क्या लिख सकता हूं, एम इंटू वी। एम को मैं एक तरफ कर लेता हूं, आर क्रॉस वी को मैं लिख सकता हूं आर इंटू वी इंटू साइन थीटा, जो मेरा आर और वी में वो बनता है। तो मेरा यहां से फिर से फॉर्मूला वही आ जाएगा, वी साइन थीटा क्या होगा, आर और वी में अगर थीटा एंगल है तो वी साइन थीटा आर की परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट हो गया। तो मैं इसी को लिख सकता हूं एम इंटू आर इंटू वी परपेंडिकुलर लिख सकता हूं। परपेंडिकुलर किसके, आर के परपेंडिकुलर, यानी कि वी का वो कंपोनेंट जो आर से परपेंडिकुलर होगा, उस कंपोनेंट को मैं आर से मल्टीप्लाई करके एम से मल्टीप्लाई करके मैं इसको एंगुलर मोमेंटम निकाल सकता हूं। दूसरा फॉर्मूला मैं यहां से फिर से चलता हूं, मैं आर को साइन थीटा के साथ अटैच कर देता हूं। आर को साइन थीटा के साथ अटैच करूंगा तो क्या हो जाएगा कि भाई मेरा आर ऐसे टेढ़ा था, मैं उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लिया। ठीक है, पहले वी ऐसे मेरा टेढ़ा जा रहा था, आर मेरा यूं करके आ रहा था, तो मैं वी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लिया आर से और मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरा मैं आर को परपेंडिकुलर कर देता हूं, भाई मेरा आर ऐसे टेढ़ा था, मैं आर का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट यानी कि मैं सीधा वाला कंपोनेंट निकालूंगा और उसके बाद मल्टीप्लाई करूंगा। यही तरीका होता है एंगुलर में जब हम डील करते हैं। ठीक है, यानी कि m इंटू वी को मैं नॉर्मल लिख देता हूं और r परपेंडिकुलर कर देता हूं। r परपेंडिकुलर मतलब v के परपेंडिकुलर जो मेरा r का कंपोनेंट आएगा, मैं उस कंपोनेंट को लेके मल्टीप्लाई करके मैं एंगुलर मोमेंटम को निकाल सकता हूं। ठीक है, तो ये मेरा थोड़ा सा दिखने में टफ है, कॉम्प्लिकेटेड है, ट्रिकी है, लेकिन है कुछ नहीं, सिर्फ इक्विवेलेंस को देखना है। p इज इक्वल टू एम वी, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, m को i कर देना है और v को ओमेगा कर देना है। तो इतना ट्रिकी भी नहीं है, मतलब दिख रहा है ट्रिकी, थोड़ा सा हो सकता है टफ दिख रहा हो, लेकिन दो चार बार क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो ये चीजें बहुत इजीली माइंड में सेट होंगी। क्योंकि देखा जाए ना तो इक्विवेलेंस है लीनियर में और उसमें, और लीनियर पे अगर आपका हाथ सेट है तो रोटेशन में एक स्टेप दिमाग और खर्च करना है। आर को मेरे को प्लेस करना है सही जगह पे, ताकि मैं लीनियर को मैं कन्वर्ट कर जाऊं रोटेशन में। ठीक है, का मतलब क्या है, आर का मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस, या फिर दूसरे शब्दों में आर का मतलब है रिश्तेदारी। आर का मतलब है रिश्तेदारी किसके किसके बीच में, लीनियर और मेरा एंगुलर के बीच में। एक बड़ा ही आई मीन कॉन्सेप्चुअल पार्ट है और फेमस आई मीन कॉन्सेप्ट है कि क्या रोटेशनल आई मीन जो मोमेंटम वाला पार्ट होता है, जो मेरा रोटेशनल मोमेंटम वाला पार्ट होता है, वो क्या सिर्फ उन्हीं बॉडी पे रोटेट, उन्हीं बॉडी पे अप्लाई होता है जो मेरा आई मीन सर्कल में या फिर मेरा रोटेशनल मोशन में होती है। जो मेरा लीनियर मोशन वाली बॉडीज हैं, क्या उन पे ओमेगा नहीं अप्लाई होगा, एंगुलर उनका वेलोसिटी नहीं होती है, या फिर एंगुलर मोमेंटम नहीं होता है, ऐसा है क्या? तो यूं समझ लो कि आपका आई मीन पॉइंट ऑफ इंस्पेक्शन कहाँ है, इस पे डिपेंड करता है कि मेरा रोटेशनल कॉन्सेप्ट उस पर अप्लाई होगा कि नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कि सामने से मेरे ट्रेन आ रही, सामने से मेरे मान लो एक रेसिंग कार जा रही है, वो जब वहां थी, जब मेरे सामने आई और जब इधर चली गई, तो मेरा जो, मैं एक तरह से एक सेंटर की तरह काम करता हूं, मैं यहाँ पे खड़े होकर मैं उस चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो मेरा जो बेसिकली नेक देखा जाए तो मेरा नेक रोटेट हो रहा है।
ठीक है, मेरा नेक रोटेट हो रहा है, मेरा नेक का एंगल बन रहा है, नेक एक तरह से मेरा हेड जो है वो सेंटर है, तो मैं सेंटर की तरह जब बिहेव करूंगा तो भले ही लीनियर मेरा मोशन हो रहा हो, लेकिन मेरे को मैं उसका एंगुलर मोशन को मैं ऑब्जर्व कर सकता हूं। ठीक है भाई, ये बंदा यहां पे खड़ा है, इसके सामने से ऐसे करके एक कार निकल गई, तो जब यहां पे थी तो यहां पे देख रहा था, यहां पे आई तो इसका एंगुलर डिस्टेंस हुआ, यहां पे गई तो अलग एंगुलर डिस्टेंस हुआ, यहां पे गई तो अलग एंगुलर डिस्टेंस हो गया, और इस वजह से आप जो भी डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई करके आप इसका एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हो। ये सर्कुलर पाथ पे नहीं है, ये लीनियर पाथ पे है, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करेगा कि ये लीनियर उसको लीनियर मोशन दिखाई पड़ेगा कि एंगुलर मोशन दिखाई पड़ेगा। और देखा जाए ना तो हम लोग का माइंड जो होता है वो एंगुलर मोशन के लिए ज्यादा सेंसिटिव होता है, हम लोग को एंगुलर मोशन ज्यादा ऑब्जर्व होता है कंपेयर टू लीनियर मोशन। ठीक है, अगर आप दूर से देखोगे ट्रेन आ रही है, आपको लगेगा कि बड़ी धीमे धीमे आ रही है, बड़ी धीमे धीमे आ रही है, लेकिन जैसे ही सामने आती है एकदम धड़क धड़क करके निकल रही होती है, फुल स्पीड से निकल रही होती है, आप उसके सामने आप देखोगे तो बहुत ज्यादा स्पीड होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब ये डिस्टेंस पे होती है तो सेम डिस्टेंस में छोटा एंगल बनता है, आर बड़ा हो गया, आर बड़ा हो गया तो बेसिकली क्या होगा, एस की वैल्यू क्या होती है, थीटा की वैल्यू क्या होती है, एस अपॉन आर। तो मेरा आर जितना बड़ा होगा थीटा मेरा उतना छोटा होगा, सेम एस के लिए, सेम एस के लिए थीटा छोटा होगा जब मेरा आर बड़ा होगा, यानी कि आर मेरा जब लंबा था, यानी कि ज्यादा डिस्टेंस पे ट्रेन थी, तो मेरा थीटा छोटा बन रहा था। यही एस को उठा के मैं सामने जब शिफ्ट करता हूं तो अब आर बहुत ही छोटा हो गया, तो इन दैट केस थीटा की वैल्यू मेरी काफी ज्यादा आएगी। सेम केस में, सेम एस में, सेम लीनियर डिस्टेंस में, सेम स्पीड में मेरा जो है थीटा जो मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ मेरा बहुत ज्यादा हुआ, तो इस वजह से जैसी ट्रेन सामने आती है उसकी स्पीड इतनी ज्यादा मेरे को फील होती है, और जब दूर रहती है तो रुकी हुई रहती है, तो रुकी हुई नहीं है, वो भी चल रही है। इसीलिए ट्रेन के केस में कोई सामने से कार आ रही हो दूर से, धोखा मत खा जाना कि आप लोग लगे अरे बहुत धीमे आ रही है, भाई मैं तो अभी आराम से क्रॉस कर जाऊंगा, जब तक आप वहां से पटरी तक पहुंचोगे तब तक ट्रेन आपके ऊपर चढ़ जाएगी। तो ये गलती मत करना, ट्रेन आ रही है तो रुक जाना, ठीक है, ये गलती मत करना, क्योंकि ये एंगुलर वाला गेम है, एंगुलर गेम हमें ज्यादा समझ में आता है, हमारी आंखों को लीनियर मोशन समझ में नहीं आता है। ट्रेन जो है लीनियर मोशन में है, आप जो देख रहे हो वो आप एंगुलर मोशन देख रहे हो, और एंगुलर मोशन देखने की वजह से आपकी आंखें धोखा खा जाएंगी, आपको लगेगा कि बहुत स्लो आ रही है, लेकिन वो अपनी स्पीड से आ रही है, जब सामने आएगी तब वो अपनी स्पीड बताएगी। लेकिन आप चूंकि एंगुलर मोशन से चीजों को ऑब्जर्व करते हो, इस वजह से आपको वो स्लो दिख रही है, जब वो सामने आएगी तो उसकी एक्चुअल स्पीड आपको रियलाइज होगी। तो ये गलती मत करना कि भाई ट्रेन आ रही है तो रुक जाना, है ना, आईटी निकले ना निकले आप निकल जाओगे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा लीनियर को मैं एंगुलर में कैसे कन्वर्ट करता हूं। अच्छा, सपोज करो कि मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट चेंज हो जाए, अगर कोई ऐसा भी केस होता है कि जिसमें मेरा लीनियर मोशन प्योरली लीनियर ही रहे, वो रोटेशन में कन्वर्ट ही ना हो, क्यों नहीं हो सकता, बहुत आसान है, बिल्कुल हो सकता है कि भाई ट्रेन मेरी निकल गई, ठीक है, और मैं पीछे से इसकी इसी पे खड़े होकर देख रहा हूं, तो ऑब्वियसली जब मैं इसी पे खड़े होकर देख रहा हूं तो मेरे को सामने वो जा रही है जा रही है जा रही जा रही है, तो मेरे को एंगल जो हो गया उसका चेंज ही नहीं हो रहा है। मैं जैसे इस ट्रैक से हटूंगा तब तो मेरे को एंगल फील होगा। अगर मैं उसी ट्रैक पे ही खड़ा हो जाऊंगा, सामने से कार आ रही है और मैं 1 मिनट के लिए सामने से खड़े होकर देख रहा हूं, तो कार मेरे को सामने से आती हुई दिखाई पड़ेगी, तो उसका थीटा नहीं चेंज होगा। इस वजह से कार आप देखोगे ना, जब सामने से आती हुई आप सामने से खड़े हो तो आपको बहुत जैसे लगता है कि कार रुकी हुई है, ये भ्रम होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि एंगुलर मोशन उसका लगभग लगभग जीरो हो जाता है, तो आप उसको प्योरली वो लीनियर मोशन होता है, और चूंकि थीटा नहीं चेंज होता है तो हमारी फीलिंग्स चेंज हो जाती है, हमें ऐसा लगता है कि वो चीज रुकी हुई है। तो एंगुलर मोशन किसी कोई चीज प्योरली अगर लीनियर में है और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन उसके ट्रैक पे ही आ जाएगा, तो इन दैट केस वो प्योरली लीनियर मोशन की तरह कंसिडर होगा। अदरवाइज अगर आप अवे खड़े हो, जिस केस में आपको गर्दन घुमाना पड़ रहा है, यानी कि आपको नेक को ऐसे रोटेट करके देखना पड़ रहा है, चीजों को ऐसे रोटेट करके देखना पड़ रहा है, उस केस में आप एंगुलर में कन्वर्ट कर सकते हो बहुत इजीली। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आर से मल्टीप्लाई करते जाना, आर की रिश्तेदारी को समझना है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है भाई, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है? एकदम बड़ा भाई है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का। यानी कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में हम क्या करते थे
कि भाई अगर कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है तो मेरा मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, मेरा मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। यही चीज मैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में, एंगुलर मोशन के केस में कर सकता हूं कि मेरा बस फोर्स की जगह पे वर्डिंग क्या चेंज हो जाएगी, टॉर्क। अगर मेरा कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, अगर मेरा कोई टॉर्क नहीं लग रहा है तो मेरा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक है। मैंने ये नहीं बोला कि फोर्स नहीं लग रहा है, मैंने ये बोला कि टॉर्क नहीं लग रहा है। हो सकता है फोर्स लगे फिर भी टॉर्क ना जनरेट हो, मैंने ऑलरेडी केस बताया था, फोर्स लगेगा टॉर्क नहीं जनरेट होगा। वो कौन सा केस होता है भाई, मेरी कोई बॉडी है, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये मेरा फोर्स लग गया, ठीक है। तो ये चीज रोटेट होगी, इस पे एक टॉर्क आएगा, जब टॉर्क होगा तो मेरा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं हो सकता है। टॉर्क जब नहीं होगा, कोई चीज रोटेशन के लिए कोई रीजन नहीं होगा, कोई फैक्टर नहीं होगा जो उसको रोटेट करा रहा है, तब मेरा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो टॉर्क जीरो किस केस में होगा, टॉर्क जीरो होने का मतलब फोर्स जीरो होना नहीं होता है। हो सकता है कि फोर्स मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लग रहा हो तो भी मेरा टॉर्क जीरो हुआ, हो सकता है कि ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का, इसके ही पैरेलल मेरा फोर्स लग रहा है तो भी मेरा टॉर्क जीरो होगा। टॉर्क जीरो होने का मतलब फोर्स जीरो होना नहीं होता है, ठीक है। मैंने बोला टॉर्क अगर मेरा जीरो है, फोर्स मेरा लग भी रहा हो, टॉर्क अगर मेरा जीरो है तो मेरा मोमेंटम कंजर्व होगा। और इसका बहुत ही बढ़िया लाइव एग्जांपल क्या है, वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आप किसी रोप से फ्रीली हैंग हो और अपने आप को आप एक बार को रोटेशनल मोशन में आप ले जाओ, यानी कि रोप को थोड़ा सा थोड़ा सा हमने उसको ऐंठ दिया, उसके बाद जब मैं फ्रीली छोड़ूंगा तो हम फ्रीली मूव करना शुरू करेंगे। तो जैसे ही हम पैर को ओपन वाइड करते हैं तो मेरा क्या होता है, आई बढ़ जाता है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आई ओमेगा। एल क्या होता है, आई ओमेगा। तो आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू, यही हो गया मेरा कंजर्वेशन ऑफ रोटेशनल मोमेंटम। जैसे ही मैं लेग ओपन करता हूं मेरा आई की वैल्यू बहुत हाई हो जाती है। आई की वैल्यू हाई होने का मतलब है ओमेगा की वैल्यू डाउन हो जाती है। जैसे ही मैं लेग को क्लोज करता हूं, समझने वाली बात है कि इसमें कोई भी बाहर से अलग से फोर्स नहीं लग रहा, मैं एकदम फ्री होकर रोटेट कर रहा हूं, मैं फ्री होकर रोटेट कर रहा हूं। तो मैं इस केस को लेता हूं जब ये रोटेट हो रहा है, और मैं इस केस को लेता हूं, सॉरी, जब ये रोटेट हो रहा है, ठीक है। दोनों केस में, इस केस में मेरा मास जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन के क्लोज है, तो मेरा आई की वैल्यू बहुत ही कम हो गई। आई की वैल्यू कम होने का मतलब है ओमेगा को बढ़ना पड़ेगा, ओमेगा बढ़ेगा नहीं तो मोमेंटम मेरा सेम मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो इसी वजह से जैसे ही हम लेग को क्लोज करते हैं तो मेरा रोटेशनल मोशन यानी कि मेरा एंगुलर स्पीड मेरी बहुत हाई हो जाती है। जैसे ही मैं लेग को ओपन करता हूं मेरी एंगुलर स्पीड स्लो हो जाती है, ठीक है। तो ये होता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो हमने पहले भी बात किया था इस पे और मैंने आई के केस में समझाया था, लेकिन एक्चुअल में ये रियल कॉन्सेप्ट है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का, कि क्यों मेरा रोटेशनल स्पीड मेरी वैरी कर जाती है। मैंने कोई अलग से फोर्स नहीं लगाया, मैंने कोई अलग से टॉर्क नहीं लगाया, लेकिन मैं फ्रीली मूव कर रहा था, सिर्फ बॉडी का लेग को स्प्रेड किया, लेग को क्लोज किया और मैंने अपनी स्पीड में वेरिएशन देख लिया, ठीक है। दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और यही कुल मिला के टॉपिक है रोटेशनल में। इसके अलावा आप क्वेश्चन सॉल्व करो, कॉन्सेप्चुअली आप कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व करो। कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन से मतलब यह है कि जैसे रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो आपके कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेंगे। और मेरे पास कुछ क्वेश्चन होगा तो मैं प्रैक्टिस करा दूंगा। हम उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ एंगुलर मोमेंटम के रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। मेरा नेक्स्ट वीडियो इसी पे होगा। थैंक यू। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, देख के आगे मत बढ़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करो। भाई मुझे भी तो कुछ मोटिवेशन मिलना चाहिए, इतनी मेहनत से अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे पता तो चलना चाहिए कि मैं बना कैसे रहा हूँ, मेरा टीचिंग का लेवल क्या है। लोग मुझे फीडबैक नहीं देंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा, ठीक है। थैंक यू।